Welcome back, students, in my YouTube channel Economic Amazon. We are studying the precaution regarding while calculating national income. It is the third part of this series. दो वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं. ये जो सारी प्रिकॉशंस है, इट इज़ कॉमन टू ऑल मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. मेन अपने पास तीन मेथड है: वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड जो है. तो हमने 56 प्रिकॉशन ऑलरेडी स्टडी कर लिया था. यू कैन ईजिली फाइंड दीज पार्ट्स इन माय यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. लेट्स स्टडी टुडेज टॉपिक. 57 पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे इसको. तो 57 जो पॉइंट है अपने पास: एक्सपेंडिचर बाय फादर ऑन द मैरिज ऑफ हिज डॉटर. पिताजी ने जो अपनी बेटी की शादी में जो खर्चा किया है, क्या इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा. देन आंसर: नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट डज नॉट ऐड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब नेशनल इनकम जोड़ते हैं, बिकॉज इससे गुड्स और सर्विसेज का कोई भी फ्लो इकोनॉमी में नहीं होता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल. अब आप इस एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी खर्चा जो पर्सनली किया जाता है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है जब तक कि उससे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में नहीं बढ़ता है. डोंट थिंक ये सिर्फ एक पॉइंट है. इस पॉइंट से आप कई सारे जो दूसरे सॉल्यूशन हैं वो इजीली आप निकाल सकते हैं कि आप उसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे. 58 पॉइंट है: एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक तो ओल्ड हाउस को खरीदने पे जो एक्सपेंडिचर है, और परचेज ऑफ अ हाउस बाय द टेनेंट. टेनेंट ने, जो किराएदार ने, अगर किसी घर को खरीद लिया जिसमें वो रहता है. और तीसरा है जो परचेज ऑफ रेंटल फैक्ट्री, बिल्डिंग बाय अ फैक्ट्री ओनर. रेंटल फैक्ट्री को फैक्ट्री ओनर ने खरीद लिया. तो नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो इसका आंसर क्या होगा? यह भी नेशनल इनकम में नहीं ऐड होगा, बिकॉज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट. मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट था जब ये फर्स्ट टाइम बना होगा, तो इसका जो भी फैक्टर पेमेंट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. इसके बनने का खर्चा जब ये रीसेल किया जाता है तब इसकी प्राइस को एज अ सेकेंड हैंड गुड मानते हुए इंक्लूड नहीं किया जाता है. तो यहाँ अपने पास ये जो तीनों थे और लगा के 1 2 3, इन तीनों का आंसर क्या है? दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. और उसका रीज़न है क्योंकि इसको हम सेकंड हैंड गुड की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड गुड को हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं. बट जब सेकंड हैंड गुड को बेचा जाता है उस पर जो कमीशन पेड होता है उसको आप नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, क्योंकि वो कमीशन, क्योंकि जो कमिश्नर, जो एजेंट है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में लेता है, तो सिर्फ कमीशन को ऐड करना होता है. 59 पॉइंट है अपने पास: इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ड्यू टू फायर. अब फायर एक्सीडेंट में कोई फैक्ट्री डैमेज होता है, उसका क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी दे दी है, वेदर इट इज़ ओरिएंटल इंश्योरेंस हो, SBI इंश्योरेंस हो, या अदर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ ट्रांसफर रिसिट्स. क्योंकि ये ट्रांसफर रिसिट्स होता है, इसको आप नहीं जोड़ेंगे. क्लियरली इसका आंसर है. रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने मेरे से ये प्रॉब्लम पूछी भी थी, क्योंकि ये वीडियो रिलीज हुआ नहीं था, तो ये पॉइंट उसमें स्टूडेंट ने स्टडी भी नहीं किया. दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस सीरीज प्रिकॉशन रिगार्डिंग नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बहुत सावधानी से इसको देखिए. 60 नंबर पॉइंट आता है: इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन द डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल. इंडिविजुअल जो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है उस पर जो बैंक इंटरेस्ट पेड करता है, या फिर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट फर्म. गवर्नमेंट फर्म ने इंटरेस्ट पे कोई पेमेंट दिया है, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म. तो ये तीनों जो केस आप लेंगे पॉइंट नंबर 60 के आपके पास जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसका आंसर क्या होगा? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. क्योंकि जो लोन है वो प्रोडक्टिव पर्पस पे लिया गया है. अगर आप उसको इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो जरूर ऐड होगा. इट इज़ अ फैक्टर पेमेंट बाय अ प्रोड्यूसर.
ये फैक्टर पेमेंट हो। अब ये फैक्टर पेमेंट कौन सा हुआ, आपको पता है कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो वो कैपिटल का फैक्टर पेमेंट हो गया। ठीक है, जैसे लेबर को वेजेस मिलती हैं, लैंड को रेंट मिलता है, तो ये 4 फैक्टर जो पेमेंट होते हैं उनमें से एक हो गया। तो यहाँ आपके पास जो मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन द डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल हो, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म हो, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म हो, yes it will be included in national income as such interest is paid on loan taken for productive purpose से it is factor payment by a producer का ये factor payment हो जाता है। नंबर 61 है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार। अब आपके फ्रेंड ने कोई कार परचेज की है, उस पे जो इंटरेस्ट पेड हुआ है लोन पे वो एक तरफ है, और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय अ इंडिविजुअल टू बाय अ मोटरसाइकिल पे है, या थर्ड है इसका और लगा के पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ एम्प्लॉय फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लिया है ऐसा कोई लोन। तो आंसर है नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ नॉन फैक्टर रिसिट। ये नॉन फैक्टर रिसिट है, एज द लोन इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन बाय द कंजप्शन। तो इस तरीके का जो कंजप्शन है इससे प्रोडक्शन में कोई प्रोसेस में नहीं आएगा, दैट इज वाई इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब पॉइंट 60 और 61 काफ़ी बारीक पॉइंट है, उसको जोड़ा जाना था नेशनल इनकम में, ये इंक्लूड नहीं होगा। फर्क क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन वाले प्रोसेस का है, ऊपर वाला लोन प्रोडक्शन प्रोसेस में आता था, और 61 पॉइंट में ये सेल्फ कंजप्शन में इसको माना जाएगा, दैट इज वाई इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। 62 पॉइंट आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है उसका इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ है ऑन अ लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, तो यस इट will be included in national income as it is a part of factor income from abroad। ये factor income from abroad का part होता है, तो इसको आप include करेंगे कि इसको interest received on loan given to a foreign company, foreign company को आपने कोई लोन दिया उससे जो interest आया है तो ये आपको जोड़ना है नेशनल इनकम में, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का पार्ट होगा। 63 पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स होते हैं वो उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है इसको जोड़ेंगे, येस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज सच इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फैक्टर इनकम बिकॉज डिबेंचर इन अ सॉर्ट ऑफ लोन टेकन बाय प्रोड्यूसर प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट द्वारा लिए जाते हैं लोन। डिबेंचर पे जो सॉर्ट इस तरीके का लोन होता है ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है, दैट इज व्हाई इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 64 पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन फिक्स कैपिटल असेट्स। फिक्स कैपिटल असेट्स की इंप्रूवमेंट पे होने वाला खर्चा, और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, हाउस के कंस्ट्रक्शन पे होने वाला खर्चा है। और थर्ड इसका पार्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फ्लोर पे होने वाला खर्चा है, किसी भी तरीके से लें, yes it will be included in the national income as it is a part of capital formation, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है और कैपिटल फॉर्मेशन को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, हमने पढ़ा होगा। It must be noted that any expenditure on the repair of fixed assets will not be included in national income। यहाँ पे एक बात कि आपको जो ध्यान देनी है, जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर तो ये yes it will be included in the national income as it is a part of capital formation, but it must be noted, ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, that any expenditure on the repair of fixed assets, अगर फिक्स असेट्स को रिपेयर आप करवा रहे हैं तो विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होगा, वो तो आपका डेप्रिसिएशन में चला जाता है ना। ये आप यहाँ याद रखें, कोई डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 65, स्कॉलरशिप गिवन टू अ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी। अब इंडिया में कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है फॉरेन कंपनी, और एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन स्कॉलरशिप, चाहे हमारी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पे होने वाला खर्चा है,
तो आंसर है नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि ये तो ट्रांसफर पेमेंट होता है, इसको आप नहीं जोड़ेंगे। पॉइंट नंबर 66 है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर ऑन अ कंपनी। अब बोनस जो आता है आपके पास शेयर होल्डर के पास कंपनी से, क्या इसको जोड़ेंगे? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज सच बोनस शेयर आर मियर पेपर क्लेम्स, क्योंकि इस तरीके के जो बोनस हैं ये पेपर क्लेम्स होते हैं एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनसे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो पे, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 67 पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट। अब जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है ये पहले आप पढ़ चुके हैं, ये शायद पहले पार्ट में भी आ चुका, रिपीटेशन है। यस, इट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये आपके फैक्टर जो पेमेंट होता है उसी का पार्ट होता है, क्योंकि आप ये आपकी सर्विस जो आपने प्रोवाइड की है 60 ईयर से पहले उसके बदले में दिया जाता है। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। 68 एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग जो होगा, और एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस बाय अ फर्म। अब मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है पॉइंट नंबर 68, इसको क्या करेंगे? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है। तो इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है उसको तो आप उल्टा माइनस करते हैं जो फाइनल आउटपुट होता है उसके प्राइस में से, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। क्लियरली है, इजी सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 69 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है उस पर जो इंटरेस्ट पे होता है, क्या इसको जोड़ा जाएगा? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ अ लोन फैक्टर पेमेंट, नॉन फैक्टर पेमेंट है ये, नॉन फैक्टर पेमेंट होगा एज जनरल गवर्नमेंट बोरो ओनली फॉर द कंजप्शन पर्पज, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है वो कंजप्शन पर्पज से होती है, इसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता है। सो इस तरीके की बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट होता है इसको आप नहीं जोड़ेंगे। पॉइंट नंबर 70 है फैमिली मेंबर वर्किंग फ्री ऑन फार्म ओन्ड बाय फैमिली। आपके घर का खेत है और उसमें फैमिली मेंबर अगर काम करते हैं फ्री, वो फ्री काम करते हैं, तो क्या होगा? यस, इम्पुटेड सैलरी ऑफ दीज मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो भी इनकी सैलरी सेपरेटली इंक्लूड होगी। ये कई बार देखो कंफ्यूजन करता है, जैसे आपकी घर की दुकान है उसमें आपके पापा ही दुकान पे बैठते हैं या चाचा बैठते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर बैठता है, तो जनरली उनको कोई सैलरी पेड नहीं होती है। जैसे घर पे मम्मी काम करती है तो मम्मी को कोई सैलरी नहीं मिलती, तो वो तो हाउस होल्ड हो गया, सेल्फ कंजप्शन, वो तो सही है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर पापा की कोई दुकान है, खेत है, वहाँ पे फैमिली मेंबर काम करते हैं तो उनकी सैलरी उसी खेत के जो आउटपुट है उसकी इनकम में से निकल के आएगा और वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इसको हम सेल्फ कंजप्शन मान के सोचते हैं नहीं जुड़ेगा, बट यहाँ ये बिल्कुल जुड़ेगा। पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था, अगर खुद की दुकान है वहाँ खुद अगर शॉपकीपर जो ओनर है वो बैठता है सुबह से शाम, तो जो मंथली उसका इनकम होता है उनमें से उसकी सैलरी को सेपरेटली निकाला जाता है, तो वो नेशनल इनकम में जुड़ता है। तो आंसर है यस, इम्पुटेड सैलरी ऑफ दीज मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 71 है पेमेंट और बोनस बाय अ फर्म। जब भी कोई फर्म बोनस देता है तो उसको पेमेंट को क्या करेंगे? यस, इट विल बी इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, क्योंकि ये कंपनसेशन जो एम्प्लॉय के कंपनसेशन का पार्ट होता है। क्या होता है? बोनस बाय फर्म। जब भी कोई फर्म अपने कर्मचारी को बोनस देती है ना, तो वो उसके सैलरी का पार्ट होता है। अब बोनस क्यों दिया जाता है? क्योंकि कंपनी आपकी वजह से ज़्यादा तरक्की कर रही है, उसमें जो एनुअल जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है, शो कर रही है। एक्चुअली सडनली आउटपुट जो है, ग्रोथ जो है कंपनी की अच्छी हुई है, तो वो अपने कर्मचारियों को बोनस देती है, क्योंकि वो कर्मचारियों के काम करने से ही कंपनी आगे बढ़ती है। तो ये पॉइंट नंबर 71 था। पॉइंट नंबर 72 परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर। अब फार्मर ने एक ट्रैक्टर खरीदा है,
तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये उसका फिक्स असेट्स हो जाएगा और ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग ईयर, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में वो उसके फिक्स असेट्स और कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा, वो उसका इन्वेस्टमेंट होगा बाय अ फार्मर। ठीक, ये पॉइंट सीधा साधा। पॉइंट नंबर 73 एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर बाय अ फार्मर। अब फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह वो यूरिया डीएपी जो भी किसान खरीदता है फसल उगाने के लिए, क्या इसको इंक्लूड करेंगे? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्लियरली है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। क्योंकि जो फर्टिलाइजर है इसका प्राइस तो जब वो फसल बेचेगा उसके फाइनल आउटपुट के प्राइस में जुड़ा होगा ना, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। फॉर द फार्मर एंड डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट वाइल अराइविंग इन द नेशनल इनकम, जब वो फाइनल आउटपुट का जो प्राइस होगा उसके फसल का, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं। अब हमने ये एक पॉइंट तो पढ़ लिया है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना है, बट यहाँ हम उसको अलग अलग एग्जाम्पल से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्रीगेशन में जब पढ़ लेते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को नहीं जोड़ा जाता है तो वहाँ समझना मुश्किल होता है। जब आप एक दो एग्जाम्पल से उसको स्टडी करते हैं प्रिकॉशन में, तो वो आपके दिमाग में रह जाता है। तो जब ऑन द स्पॉट एग्जाम में आपको डिसीजन लेना होता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है कि क्या इसको मैं जोड़ दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं। अब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद आपको पता चले वो शीट ये तो जोड़ना था, मैंने इसको नहीं जोड़ा है, तो बस उसी के लिए जो प्रिकॉशन से इसको हम सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं। होप यू आर एंजॉइंग। पॉइंट नंबर 74 परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म। अब फर्नीचर खरीदा है फर्म ने, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, फिक्स असेट्स हो गया, जैसे ट्रैक्टर था किसान के लिए, और इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म, तो वहाँ ट्रैक्टर का एग्जाम्पल था, यहाँ फर्नीचर का हुआ। तो जब आप इस तरीके के 2-3 कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये मुझे जोड़ना है और ये मुझे नहीं जोड़ना है। इसीलिए मैंने ये सीरीज जो था वीडियो इसको तैयार किया। पॉइंट नंबर 75 एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर अ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली। अब फैमिली ने अपने बच्चों की एजुकेशन पे जो खर्चा किया है, अब ड्यूरिंग लॉकडाउन फीस देने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल द पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग एजुकेशन पे, बच्चों पे खर्च तो कर ही रहे हैं जो भी स्कूल फीस ले रहा है। तो आंसर है यस इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब भी कोई परिवार अपने बच्चों पे किसी भी तरीके का खर्चा करता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे और कोई खर्चे होते हैं, तो वो फैमिली कंजप्शन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, उसको जरूर जोड़ा जाता है। तो इस तरीके का अगर और भी कोई खर्चा आपके सामने आता है ना, तो उसका रीज़न प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि मैंने वो पॉइंट पढ़ा था तो उसमें वो फैमिली का प्राइवेट फाइनल कंजप्शन था, तो ये खर्चा भी बिल्कुल वैसा है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 75 था। नाउ पॉइंट नंबर 76 पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ए स्कूल। अब ये कई बार बच्चों ने मेरे से पूछा है। अब बच्चों ने क्या पूछा था, सर चौक पे होने वाला खर्चा है, डस्टर पे होने वाला खर्चा है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो मैंने वहाँ भी बताया था ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है फॉर अ स्कूल एंड डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वाइल अराइविंग एट नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम जोड़ते हैं, क्योंकि इसको आप टोटल जो फीस कलेक्टेड है उसी में से पे किया जाता है, चाहे वो चौक पे होने वाला खर्चा हो, ऐसे कई इंटरमीडिएट कंजप्शन है जो स्कूल मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। ठीक, जैसे स्कूल बस खराब होता है तो उसको रिपेयर करवाना, या स्कूल बिल्डिंग में कलर करवाना हुआ, बाहर स्कूल का जो पोस्टर नया लगवाना है, ये बच्चों का जो रिजल्ट है आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, तो दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। तो जब आप नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं जोड़ने तक, तो वहाँ आते आते इसको माइनस करना होता है। पॉइंट नंबर 77 है पेमेंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी बाय अ फर्म। एक्सेस ड्यूटी मतलब टैक्स जो फर्म देती है उसका। No, it will not be included in the national income as it is a indirect tax, क्योंकि ये indirect tax paid का एक पार्ट होता है by a firm, तो इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। जो आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसको क्या करते हैं, टोटल टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं, तो ये तो मार्केट प्राइस पे निकालना होता है तो जोड़ा जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे इंक्लूड होता है ना, सॉरी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। हमारा नेशनल इनकम होता क्या है, हमारा नेशनल इनकम होता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में तो कहीं भी टैक्स अपना जुड़ता ही नहीं है, तो ये नहीं जोड़ा जाएगा, क्लियर हो गया आपके पास।
अब पॉइंट नंबर आता है 78, फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम अ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब ये एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारियों को जो गिफ्ट दिया, अक्सर जैसे मैं पहले इमानुअल मिशन स्कूल में था तो एट द टाइम ऑफ क्रिसमस पे गिफ्ट मिलते थे, न्यू ईयर पे मिलते थे। नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ मेयरली अ ट्रांसफर पेमेंट। तो ऐसा कोई भी गिफ्ट होगा इसको आप ट्रांसफर पेमेंट में मानेंगे और इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। क्योंकि गिफ्ट है, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। टीचर्स डे पे बच्चे गिफ्ट दे देते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कई तरीके का गिफ्ट देता है, ये है। तो यहाँ मैं एक कॉमन सी चीज़ शेयर कर लेता हूँ। एक टीचर्स डे था मेरे प्रीवियस स्कूल में, तो वहाँ एक सडनली कुछ अलग सा डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया और टीचर डे पे उन्होंने सभी टीचर्स को अलाउ किया कि आप स्कूल लाइब्रेरी में जाएं और स्कूल लाइब्रेरी में जाके आप कोई भी अपनी पसंद की, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं एज अ गिफ्ट। तो हम लाइब्रेरी गए, हमारी चॉइस की जो भी बुक्स हमने देखी, हमारे इंटरेस्ट की कोई भी एक एक बुक हमने लिया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, परमानेंट हमको बुक दे दिया गया। तो ऐसा कोई भी गिफ्ट होता है तो वो आपके लिए ट्रांसफ़र पेमेंट होगा, तो आप उसको नहीं जोड़ेंगे। पॉइंट नंबर 79 है और ये लास्ट पॉइंट है अपना, जो भी मैंने कलेक्ट की थी प्रिकॉशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय। अब ये सीधा सा है, एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ये कभी भी नहीं जुड़ता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, ये सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। बट यहीं पहले इसको पढ़ लेते, नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज सच कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ओनली, सो इट इज़ नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। ये सेपरेटली इंक्लूडेड नहीं है, ये सेपरेटली, ये हम आपकी सैलरी में से करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर यह एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर होता, क्या होता है एम्प्लॉयर, EMPLOYERS, तो इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है, उसको तो जोड़ते हैं। बट अगर एम्प्लॉय आता है तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये सैलरी का पार्ट है। इट इज़ द लास्ट पॉइंट। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछें। होप यू आर एंजॉइंग। अभी अगर मैंने और कोई पॉइंट इंक्लूड कैलकुलेट किए या कहीं से मैंने कलेक्ट किए, सॉरी कैलकुलेट किया, कलेक्ट किए, देन आई विल रिलीज द सेपरेट वीडियो। तो ये 79 जो अपने पास पॉइंट थे ये मैंने टोटल वीडियो आपको रिलीज कर दिए। होप यू आर एंजॉइंग। आप इसको डीपली पढ़ें और अपनी प्रॉब्लम पूछें। थैंक यू वेरी मच।